नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हम शुरुआत करें उसके पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। संदिग्ध देखे जाने के बाद हाई अलर्ट पर मुंबई। केंद्र ने उड़न नौसेना बेस के लिए एनएसजी टीम रवाना की। महाराष्ट्र सरकार ने कल तक डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। हमले के बाद एक्शन में मोदी सरकार। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को तोड़ने के दिए संकेत। कहा किसी भी समझौते के लिए आपसी विश्वास जरूरी। महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए लामबंद मराठा। कई जिलों में शक्ति प्रदर्शन के बाद नवी मुंबई में जुटे 1.5 लाख लोग। फडणवीस का दावा, सरकार कर रही है काम। मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल सरकार। आप कार्यकर्ताओं के घरों पर क्लिनिक बनाकर मार्केट रेट से ज्यादा दिया जा रहा है किराया। तो अराउंड द वर्ल्ड में हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की तरफ से यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने के दुस्साहस की और भारत की तरफ से उसे करारा जवाब देने की। उरी हमले के बाद भारत ने अब पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत अब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को तोड़ने पर विचार कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि किसी भी समझौते को लागू रखने के लिए दोनों पक्षों में आपसी विश्वास और सहयोग बहुत जरूरी है। उरी हमले के बाद कार्रवाई को लेकर विकास स्वरूप ने कहा कि हमारा काम खुद बोलता है और इसके नतीजे मिलने अभी से शुरू हो गए हैं। Differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो भारत से निकलने वाली रावी और सतलज नदियों के पानी पर भी विवाद खड़ा हो गया था। क्योंकि ये नदियां पाकिस्तान में भी बहती हैं और इसलिए इनके पानी पर पाकिस्तान ने भी दावा जताया। अब मामले को सुलझाने के लिए दोनों देश वर्ल्ड बैंक गए और उसकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ और जल समझौते के मुताबिक सतलज, व्यास, रावी, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी के बंटवारे के लिए व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के तहत सतलज, व्यास और रावी का अधिकतर पानी भारत के हिस्से में रखा गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकतर पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। यानी सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी के बहाव पर भारत का नियंत्रण सीमित कर दिया गया। तो यदि भारत इस समझौते को तोड़ देता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना यहां जरूरी है। तो पाकिस्तान को सिंधु और झेलम और चिनाब का पानी मिलना बंद हो जाएगा और इससे पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को सूखे का सामना करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो रेगिस्तान हो ही जाएगा और पूर्वी और दक्षिणी पाकिस्तान में लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। साथ ही आपको बताएं कि सिंचाई के लिए इस इलाके में पानी की भारी कमी हो जाएगी। यानी पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा बैकफुट पर आने के लिए। और उधर पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए आतंकियों का समर्थन कर रही हैं। ये दावा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने किया है। जमाली के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान में वकीलों और जजों में अपना डर कायम रखने के लिए कोर्ट को टारगेट कर रहे थे, जो निराशाजनक है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की कुछ राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोला। और नवाज शरीफ जब यूनाइटेड नेशंस में बुधवार को भाषण दे रहे थे तब बलोचिस्तान की आजादी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। आज बलोचिस्तान से एक लड़की का पैगाम आया जिसमें उसने पाकिस्तानी सेना और सरकार के जुल्मों की कहानी बयां की और नवाज शरीफ के 8 मिनट के कश्मीर राग को करारा तमाचा जड़ा है, जिन्हें अपने देश में जुल्म ही नजर नहीं आते, लेकिन दूसरे देश की जमीन से नजरें हटती ही नहीं।
नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में भले ही 8 मिनट तक कश्मीर का रोना रोया हो, लेकिन एट्रोसिटीज कहां होती है ये बलूचिस्तान की एक मजलूम लड़की ने बता दिया। 50 से ज्यादा डेरा बख्शी के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस औरतें, बच्चे और बुजुर्ग को उठा के और लापता किया है। पाकिस्तानी फोर्सेस यहाँ तक के हमारे औरतों को नहीं बख्श रहा है। हमारे औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक के रेप सेल्स भी। अपनी सरहद के पार जुल्मों की गढ़ी हुई दास्तान लेकर नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस की महापंचायत में पहुंच गए, लेकिन उस दर्द, उस जुल्म पर एक शब्द नहीं फूटा जो उनके देश के अंदर ही ढाए जा रहे हैं। और ऐसा ही बलूच के साथ जुल्म की हदें पार कर चुका है, यहाँ तक कि हमारे मुल्क को कब्जा करके और हम जैसे मजलूम कौम पर जुल्म के हदें तो पार कर चुका है। कश्मीर का दुखड़ा नवाज शरीफ रोते हुए नहीं थकते हैं। भारतीय सेनाओं के उस जुल्म की झूठी कहानी कहते हैं जिसे सिर्फ पाकिस्तान ही महसूस कर सका है, लेकिन उन्हें बलूचिस्तान का वो दुख नहीं दिखता जो यहाँ के लोगों की जनसंख्या ही खत्म कर रहा है। तब से नरेंद्र मोदी साहब ने ये बयान जारी किया है बलूचिस्तान के बारे में, तब से तो पाकिस्तान की जुल्में और बलूच कौम के ऊपर बरस रहा है। यहाँ तक के हमारे हर तबके, हमारे लॉयर्स, हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स कोई भी सेफ नहीं है, और जो हमारे एजुकेटेड तबके होते हैं उनको उठाकर और उनको लापता करना और उन्हीं की मसशुदा लाश किसी वीरान जगह पर फेंक देना। बलूचिस्तान में जुल्म आज से नहीं ढाए जा रहे हैं, ये सिलसिला सालों से चल रहा है। संगीन के दम पर यहाँ के लोगों को खामोश किया जाता है और ये मुद्दा अलग अलग देशों में रहने वाले बलोच सड़कों तक ले आते हैं। नवाज शरीफ तब कुछ नहीं कहते, कश्मीर के अलगाववादियों को वो आवाम की आवाज मानते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के नेता को वो राष्ट्रद्रोही घोषित कर देते हैं। नवाज शरीफ के दिल का दर्द बुरहान वानी जैसे आतंकियों के लिए बढ़ जाता है, लेकिन ब्रह्म डगबुक्ति, मेहरान मारी जैसे नेताओं के खिलाफ वो इंटरपोल का नोटिस चाहते हैं। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. पाकिस्तान इस बात से तड़पा हुआ है कि बलोच नेता भारत से मदद क्यों मांग रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ के पास इस बात का जवाब नहीं है कि वह कश्मीर के अलगाववादियों के हिमायती क्यों बने रहते हैं। कश्मीर पर हर बार यूएन में रेजोल्यूशन और रेफरेंडम की बातें करने वाले नवाज शरीफ आखिर बलूचिस्तान में रेफरेंडम क्यों नहीं कराते। आखिर आजादी की लड़ाई तो बलूचिस्तान भी लड़ रहा है, और इन्वेस्टिगेटिव कमेटी अगर भारत के लिए मांगी जा रही है तो भला पाकिस्तान के लिए मांग क्यों ना हो। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। तो नवाज शरीफ के यूनाइटेड नेशंस में दिए गए भाषण में बलूचिस्तान के मामले पर एक लफ्ज भी नहीं शामिल था, और इस मुद्दे को लेकर बलूचिस्तान की आजादी चाहने वाले लीडर्स में शुमार ब्रह्मदाग बुगटी ने कहा है कि नवाज शरीफ दरअसल वही कहते हैं जो उन्हें सेना कहने के लिए कहती है। पाकिस्तान में आपको याद होगा थोड़ा सा मसला हुआ था काफी अरसे पहले, इसी को लेकर हुआ था कि आर्मी ने कहा क्लियर करके गवर्नमेंट को कि जो 3 प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपको टच नहीं करना है, जो पॉलिसी हम बनाएंगे हमारा ही है और शुरू से ही हमारा रहा है, इनको आप टच नहीं करेंगे। बलूचिस्तान प्रॉब्लम और इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड फॉरेन पॉलिसी। तो ये उसी में है, तो उनको जो कुछ दिया जाता है वो वही पढ़ते हैं, बाकी इनसे कोई पूछा भी नहीं जाता कि या ना इनको बात करने की इजाजत है आर्मी के सामने कि यहाँ जी क्या हो रहा है, या ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसे ही रबर स्टैंप है और बैठे हैं, जो इनको आर्मी कहते हैं वो करते हैं।
और बलूचिस्तान में, आप बलूचिस्तान को छोड़ें जी, वहां पर कश्मीर पर सिर्फ बात करना वो एक हिपोक्रेसी उनका जाहिर होता है कि बलूचिस्तान में आप खुद क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मदास बुगटी ने भारत में शरण लेने की खबर को भी पुख्ता करते हुए कहा कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बातचीत की है, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में टेररिस्ट नेशन घोषित करने की वकालत की है। सब आपसे तंग आ चुके हैं, सो इट्स अ टेररिस्ट स्टेट। आई थिंक इनको डिक्लेयर करना चाहिए पूरी दुनिया को, और जो कि यूएन में हमने देखा अभी जो कुछ हो रहा है यहाँ जेनीवा में, और जेनीवा यूएन से बाहर, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, कंटिन्यू रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पर ये प्रेशर इंटरनेशनली बढ़ाना चाहिए, इनको टेररिस्ट स्टेट और उसकी आर्मी को एक ब्लैकलिस्ट करना चाहिए कि तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं इनको सपोर्ट करना छोड़ दें और इनको ब्लैकलिस्ट करें। जरूरत इस बात की है, आप जितना इसको प्रोलॉन्ग करेंगे उतना तैयारी करें और सिविलियंस कैजुअलिटीज का और टेररिस्ट अटैक्स का। तो जिस बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान की नींदें हराम हो चुकी हैं, जिस बलूचिस्तान की जनता को पाकिस्तानी सेना दिन रात टॉर्चर करती है, वो बलूचिस्तान दरअसल क्यों पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और आपको बता दें कि उपेक्षा का शिकार भी क्यों है। बलूचिस्तान के नाम पर पाकिस्तान बौखला उठता है, और आखिर क्यों पाकिस्तान का एक हिस्सा उससे आजादी पाने के लिए बेचैन है। इन सब सवालों का जवाब हमारे इस रिपोर्ट में है। एरिया के लिहाज से बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हालांकि बाकी के 4 प्रांतों के मुकाबले बलूचिस्तान की आबादी सबसे कम है, लेकिन ये इलाका पाकिस्तान के लिए अहम इसलिए है क्योंकि इसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं, और ये नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। गैस, कोयला और तांबे के यहाँ बड़े भंडार हैं, लेकिन ये पाक का सबसे गरीब प्रांत है। पाकिस्तान के 40% इलाके में बलूचिस्तान मौजूद है। इसकी सरहद दक्षिण पश्चिम में ईरान और उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम तक अफगानिस्तान से लगती है। इसके उत्तर पूर्व में पाकिस्तान के कबायली इलाके और दक्षिण में अरब सागर है। बलूचिस्तान का संघर्ष अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद काफी नानुकुर के बाद बलूचिस्तान की सीमा पाक में शामिल हो गई, लेकिन शिकायतें कभी दूर नहीं हुई। वजह रही कि पाकिस्तान ने जितनी ताकत इस इलाके पर अपना अधिकार मजबूत करने में खर्च की है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही यहाँ के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने की मुहिम को दिया गया। नतीजा ये हुआ कि दिलों के बीच दूरियां बढ़ती गई और पाकिस्तान बार बार यहाँ की आवाम को अपनी ताकत दिखाता रहा। 1948, 1958, 1962, 1973 और 2002 में यहाँ पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। इनमें भारी हथियारों का इस्तेमाल और हवाई हमले भी किए गए। नाराजगी और तब बढ़ गई जब 2006 में बलूच नेता अकबर बुख्ती को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त पाक के राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ ने इसे सही कार्रवाई करार दिया था। आज बलूचिस्तान से हजारों की तादाद में लोग लापता हैं और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो कहाँ हैं। गायब हुए लोगों का परिवार सरकार पर ही उन्हें अगवा करने का आरोप लगाता रहा है, जबकि सरकार उन पर ही यहाँ गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी मढ़ देती है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं, जिसके तहत चीन और ईरान के साथ बड़े करार करके ग्वादर एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और चीन के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये बातें बलूचिस्तान के लोगों को और भी नाखुश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में चुनाव तो होते हैं, लेकिन उनमें धांधली की शिकायत हमेशा ही रही है। बलूचिस्तान के लोग हमेशा ही पाकिस्तान की बेरुखी और जुल्मों से तंग आकर आजादी की मांग करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे भारतीय साजिश का नाम देकर नकार देता है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भले ही विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को आतंकवाद का शिकार देश कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी आतंक को पोषने की नीति ने पाकिस्तान को दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक मुल्क बना दिया है। यह खुलासा अमेरिकी इंटेलिजेंस थिंक टैंक इंटेल सेंटर की ओर से जारी की गई कंट्री ट्रेड इंडेक्स यानी कि CTI में हुआ है। नवंबर 2015 में पाक जहां 10वें नंबर पर था, वहीं इस बार वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका पहली बार जहां इस लिस्ट के टॉप 10 में शामिल हुआ है, वहीं नाइजीरिया, यमन और मिस्र जैसे देश टॉप 10 से बाहर हो गए हैं।
इस लिस्ट में 528 रेटिंग के साथ सीरिया दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बना हुआ है। 479 रेटिंग के साथ इराक दूसरा सबसे खतरनाक देश है। 379 रेटिंग के साथ अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर है, जबकि 234 रेटिंग के साथ टर्की लिस्ट में चौथे पायदान पर है। 151 रेटिंग के साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान इस लिस्ट में 5वें पायदान पर है। इस लिस्ट में अमेरिका 85 रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर है, जबकि सोमालिया 6ठे और लीबिया 7वें नंबर पर है। वहीं फिलीपींस 9वें और यूक्रेन और 10वें नंबर पर है। वहीं भारत का नंबर इस लिस्ट में 16वां है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन।